All the winners of Nobel Prize 2025 अनाउंस हो चुके हैं, but do you know how this prestigious award actually started? हर साल ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन किया हो। लेकिन इसकी ओरिजिन स्टोरी उतनी ही इंस्पायरिंग है जितनी इसकी फेम। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे नोबेल प्राइज 2025 के सभी विजेताओं और उनके रिमार्केबल वर्क्स के बारे में, इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की ओरिजिन स्टोरी यानी अल्फ्रेड नोबेल ने इसे शुरू करने का फैसला क्यों लिया, और उन इंडियन विनर्स के बारे में जिन्होंने इस ग्लोबल स्टेज पर भारत को प्राउड फील करवाया। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूपीएससी सिविल 360, जहां आप बिना स्क्रीन देखे सिर्फ सुनकर रह सकते हैं 2447 अपडेटेड बिल्कुल यूपीएससी इनसाइट्स के साथ। तो कहानी शुरू होती है स्वीडन के एक बहुत ही ब्रिलियंट माइंड अल्फ्रेड नोबेल से। वो एक केमिस्ट थे, इंजीनियर थे और बहुत ही प्रोलिफिक इन्वेंटर भी। हम सबने डायनामाइट का नाम तो सुना ही है। 1867 में नोबेल ने ही इसे इन्वेंट किया था। ये असल में बेहद अनस्टेबल नाइट्रोग्लिसरीन को हैंडल करने का एक ज्यादा स्टेबल और सेफ तरीका था। इंडीड। और डायनामाइट का आविष्कार आप देखिए, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग इंडस्ट्रीज के लिए तो एक गेम चेंजर ही साबित हुआ। टनल बनाना, पहाड़ काटना, खदानों में काम करना, ये सब बहुत एफिशिएंट और स्केलेबल हो गया। अच्छा। हाँ, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रेलवेज हैं, कैनाल्स हैं, इसकी वजह से काफी तेजी से बने। नेचुरली इससे नोबेल को जबरदस्त दौलत मिली। 20 से ज्यादा देशों में उनकी फैक्ट्रीज और लेबोरेटरीज थीं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, टेक्नोलॉजी के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। डायनामाइट का इस्तेमाल फिर मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी होने लगा, है ना? युद्धों में इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर देखी गई। हाँ, और यही कहानी में एक कह सकते हैं ड्रामेटिक ट्विस्ट आता है। 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग की मृत्यु हुई। लेकिन फ्रांस के एक न्यूज़पेपर ने गलती से अल्फ्रेड नोबेल का ओबिचुअरी छाप दिया और उसकी हेडलाइन ल मार्चैंड de la mort est mort, मतलब द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। अरे बाप रे! सोचिए, जिंदा होते हुए अपने बारे में ये पढ़ना कि आप मौत के सौदागर हैं, जिसने लोगों को तेजी से मारने का तरीका बनाकर दौलत कमाई। ये तो नोबेल के लिए गहरा सदमा रहा होगा। बिल्कुल, ये एक न्यूज़पेपर की भूल थी, पर इसने नोबेल पर बहुत गहरा असर डाला। उन्हें अपनी लेगेसी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। सही बात है। वो नहीं चाहते होंगे कि इतिहास उन्हें सिर्फ डायनामाइट के इन्वेंटर के तौर पर याद रखे, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने विनाश फैलाया। एग्जैक्टली, दिस इंसिडेंट प्रोफाउंडली इम्पैक्टेड हिम। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बनाई दौलत का इस्तेमाल मानव जाति की भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि विनाश के लिए। और इसी सोच ने उन्हें 1895 में अपनी फेमस विल लिखने के लिए प्रेरित किया। अच्छा, उनकी वसीयत? हाँ, अपनी वसीयत में नोबेल ने निर्देश दिया कि उनकी वास्ट फॉर्च्यून का ज्यादातर हिस्सा एक फंड बनाने में इस्तेमाल हो, जिससे हर साल उन लोगों को प्राइजेस दिए जाएं जिन्होंने पिछले साल मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया हो, मतलब ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड। और उन्होंने 5 स्पेसिफिक फील्ड्स भी चुने थे ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री। हाँ बिल्कुल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर और पीस, इन क्षेत्रों में आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस को सम्मानित करने के लिए। नोबेल की मृत्यु तो 1896 में हो गई थी ना? हाँ, 1896 में। और उनकी वसीयत को लेकर काफी विवाद और कानूनी लड़ाइयां भी हुई, क्योंकि उनके रिश्तेदारों को ये शायद मंजूर नहीं था। लेकिन आखिरकार उनकी इच्छा का सम्मान किया गया और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई। फाइनली पहले नोबेल प्राइजेस 1901 में दिए गए, उनकी मृत्यु के 5 साल बाद। तो इस तरह एक मर्चेंट ऑफ डेथ की इमेज से जूझ रहे इन्वेंटर की दौलत दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों का आधार बन गई। कमाल है। और इसमें एक और एडिशन बाद में हुआ था, राइट? इकोनॉमिक्स वाला। यस, बिल्कुल सही। जो इकोनॉमिक्स का प्राइज है वो अल्फ्रेड नोबेल की ओरिजिनल विल में शामिल नहीं था। इसे 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक स्वेरिज रिक्स बैंक ने अपनी 300वीं एनिवर्सरी पर फंड किया था। अच्छा। ऑफिशियली इसे स्वेरिज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल कहते हैं। और ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व होते हैं और नॉलेज के नए डोमेन्स को रिकॉग्निशन मिलती है। ये इंस्टीट्यूशनल एवोल्यूशन का पॉइंट यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए समझने लायक है। बिल्कुल। तो ये थी नोबेल प्राइज की दिलचस्प ओरिजिन स्टोरी। अब जरा समझते हैं कि प्राइज है क्या और लॉरिएट्स चुने कैसे जाते हैं। सिंपली पुट, ये दुनिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस एनुअल अवार्ड्स में से एक है। हाँ, जो उन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हों। जैसा बताया गया, 6 कैटेगरीज हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक साइंसेज। हर कैटेगरी के लिए प्राइज अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस अलग हैं, जो प्रोसेस की इंडिपेंडेंस और क्रेडिबिलिटी सुनिश्चित करती हैं। कौन कौन सी संस्थाएं हैं ये, संक्षेप में बता सकती हैं? हाँ, देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है। मेडिसिन के लिए द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है। लिटरेचर के लिए द स्वीडिश एकेडमी।
और पीस प्राइज के लिए है द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, जो ऑस्लो नॉर्वे में बेस्ड है। अच्छा, ओस्लो में। और विजेताओं यानी लॉरिएट्स को मिलता क्या है अवार्ड में? मेनली 3 चीजें मिलती हैं। एक तो गोल्ड मेडल होता है, जो 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड होता है और ग्रीन गोल्ड से बना होता है, करीब 65 डायमीटर और 75 ग्राम्स वेट का। भारी होता होगा काफी। हाँ, दूसरा एक खूबसूरत डिप्लोमा मिलता है, जिसे अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन डिजाइन करती है और साइन करती है। और तीसरा काफी सब्सटैंशियल अवार्ड मनी होता है। पैसा कितना मिलता है लगभग? ये अमाउंट हर साल नोबेल फाउंडेशन के फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। फॉर इंस्टेंस 2023 में ये 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर था, जो करीब 1 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा बनता है। वाओ, काफी बड़ी रकम है। हाँ, अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। ये काफी सीक्रेटिव और रिगरस होता है। वाओ। इसमें कई स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले दुनिया भर से हजारों क्वालिफाइड नॉमिनेटर्स, जैसे पिछले लॉरिएट्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, एकेडमी मेंबर्स, लेजिस्लेटर्स वगैरह को कॉन्फिडेंशियल नॉमिनेशंस भेजने के लिए इनवाइट किया जाता है। कोई खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकता। अच्छा, सेल्फ नॉमिनेशन अलाउड नहीं है, मतलब प्रोसेस काफी एक्सक्लूसिव है शुरुआत से ही। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद रेलेवेंट नोबेल कमिटीज इन नॉमिनेशंस को केयरफुली इवैल्यूएट करती हैं। वो कैंडिडेट्स के वर्क को रिव्यू करते हैं, रिसर्च पेपर्स की स्क्रूटनी होती है और फील्ड के लीडिंग एक्सपर्ट्स से कंसल्ट किया जाता है। ये एक तरह का इंटेंसिव पीयर रिव्यू प्रोसेस है। अच्छा, काफी गहराई से जांच होती है। बहुत। फिर कमिटी अपनी रिकमेंडेशंस प्राइज अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस यानी एकेडमीज या नोबेलियन कमिटी को देती है, जहां वोटिंग के जरिए फाइनल डिसीजन लिया जाता है। और ये सब अक्टूबर की शुरुआत में अनाउंस होता है। और फिर वो ग्रैंड अवार्ड सेरेमनी होती है 10 दिसंबर को, अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी पर। एग्जैक्टली। सारे प्राइजेस स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, सिवाय पीस प्राइज के, जो ऑस्लो में दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी और मेरिट पर जोर देती है, जो मेरे ख्याल से गुड गवर्नेंस का एक अच्छा इंटरनेशनल एग्जाम्पल है। यूपीएससी के लिए भी रेलेवेंट है ये। बिल्कुल सही कहा। और इस पुरस्कार का सिग्निफिकेंस सिर्फ रिकग्निशन तक ही सीमित नहीं है। ये साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करता है, ग्लोबल चैलेंजेस पर काम करने वालों को हौसला देता है और आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करता है कि वो भी बड़ा सोचें और दुनिया में पॉजिटिव चेंज लाएं। हाँ, और पीस प्राइज खासतौर पर डिप्लोमेसी और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एफर्ट्स को हाईलाइट करता है। निश्चित रूप से। बिल्कुल। तो चलिए अब फोकस करते हैं इस साल 2025 के विनर्स पर। देखते हैं किन रिमार्केबल वर्क्स को इस साल रिकॉग्नाइज किया गया है। हाँ, जरूर। शुरुआत करते हैं फिजियोलॉजी और मेडिसिन से, जो 6 अक्टूबर को अनाउंस हुआ। ये प्राइज मिला है मैरी ई ब्रोंको, फ्रेड रेम्सडेल और शिमोन साकागुची को। अच्छा, इनका काम किस फील्ड में है? इनका काम है इम्यूनोलॉजी में। स्पेसिफिकली इन्होंने पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस में रेगुलेटरी टी सेल्स या टी रेग्स की क्रूशल भूमिका की खोज की है। रेगुलेटरी टी सेल्स, टी रेग्स, ये क्या होते हैं? आसान भाषा में समझाएंगी? हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारा इम्यून सिस्टम हमें बाहरी खतरों जैसे बैक्टीरिया और वायरस से बचाता है, लेकिन कभी-कभी ये ओवर एक्टिव हो जाता है या गलती से हमारे शरीर के ही हेल्दी सेल्स पर हमला करने लगता है। इसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो ट्रीग्स वो स्पेशल इम्यून सेल्स हैं जो एक तरह से इम्यून सिस्टम के ब्रेक का काम करते हैं, उसे ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करने से रोकते हैं और सेल्फ अटैक को प्रिवेंट करते हैं। अच्छा, तो ये इम्यून सिस्टम को बैलेंस में रखते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब इससे फायदा क्या होगा? इसका इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा है। ट्रीग्स की अंडरस्टैंडिंग से ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, टाइप 1 डायबिटीज और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए नई थेरेपीज डेवलप करने के रास्ते खुल गए हैं। अरे वाह। हाँ, और इतना ही नहीं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में रिजेक्शन रोकने और कैंसर इम्यूनोथेरेपी को इम्प्रूव करने में भी मदद मिल सकती है। ये मेडिकल साइंस में एक फंडामेंटल ब्रेक थ्रू है। फैसिनेटिंग, वाकई कमाल का काम है। अब आते हैं फिजिक्स पर। अनाउंस्ड ऑन 7 अक्टूबर। विनर्स हैं जॉन क्लार्क, मिशेल एच डिवोरेट और जॉन एम मार्टिनेस। इनका कंट्रीब्यूशन क्वांटम मैकेनिक्स के रेल्म में है। इन्होंने मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया है। ओके, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग, ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। क्वांटम इफेक्ट्स तो बहुत छोटे लेवल पर होते हैं ना? हाँ, आमतौर पर ऐसा ही माना जाता है। क्वांटम इफेक्ट्स जैसे टनलिंग, पार्टिकल्स का बैरियर के आर पार जाना या क्वांटाइजेशन, एनर्जी का डिस्क्रीट पैकेट्स में होना, ये सब एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पर ही ऑब्जर्व होते हैं। लेकिन इन वैज्ञानिकों ने दिखाया कि ये स्ट्रेंज क्वांटम फिनोमेना बड़े ह्यूमन मेड सिस्टम्स जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी देखे जा सकते हैं। उन्होंने साबित किया कि कैसे सुपरकंडक्टिंग सर्किट्स
एक क्वांटम स्टेट से दूसरे में टनल कर सकते हैं और एनर्जी को फिक्स्ड अमाउंट्स यानी क्वांटा में एब्जॉर्ब या एमिट करते हैं। तो इसका मतलब है कि क्वांटम बिहेवियर सिर्फ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड तक सीमित नहीं है, उसे बड़े सिस्टम्स में भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। एग्जैक्टली और इसका महत्व ये है कि ये क्वांटम व्यवहार को प्रयोगशाला के सूक्ष्म स्तर से निकालकर मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के करीब लाता है। दिस ब्रिजेस द गैप और ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जैसे शायद और पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स और हाईली सेंसिटिव डिटेक्टर्स के लिए पॉसिबिलिटीज खोलता है। अच्छा, ये फंडामेंटल साइंस की प्रोग्रेस का एक शानदार उदाहरण है जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी पर हो सकता है। ये यूपीएससी के साइंस एंड टेक फोकस के लिए रेलेवेंट पॉइंट है। very interesting. Next, chemistry, announced on 8th October. Winners, Susumu Kitogawa, Richard Robson और उमार यागी। इन्हें मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स MOFs के डेवलपमेंट के लिए ये पुरस्कार मिला है। MOFs एक कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी क्लास ऑफ मटेरियल्स हैं। MOFs, ये क्या होते हैं? ये मेटल आयंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को मिलाकर बनाए जाते हैं और इनकी स्ट्रक्चर हाईली पोरस होती है, यानी इनमें बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक छेद होते हैं। पोरस मटेरियल्स, हाँ स्पंज जैसे। हाँ, एक तरह से। पर इनके पोर्स की वजह से MOFs का इंटरनल सरफेस एरिया अविश्वसनीय रूप से ज्यादा होता है। आप इमेजिन कीजिए, एक चम्मच MOF पाउडर का सरफेस एरिया एक फुटबॉल फील्ड जितना या उससे भी ज्यादा हो सकता है। क्या बात करें, एक चम्मच में फुटबॉल फील्ड जितना एरिया? हाँ, और ये विशाल सरफेस एरिया इन्हें कई एप्लीकेशंस के लिए बेहद यूजफुल बनाता है। जैसे कि कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं? जैसे गैस स्टोरेज में हाइड्रोजन फ्यूल या नेचुरल गैस को सेफली और एफिशिएंटली स्टोर करने के लिए, कैटालिसिस में केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन में हवा या पानी से पोल्यूटेंट्स हटाने के लिए, ड्रग डिलीवरी में भी दवाइयों को टारगेट लोकेशन तक पहुंचाने के लिए। अरे वाह! इनका पोटेंशियल क्लीन एनर्जी, एनवायरमेंटल रिमीडिएशन और मेडिसिन में बहुत ज्यादा है। ये तो कमाल का मटेरियल लगता है, भविष्य में बहुत काम आ सकता है। लेकिन क्या इनके प्रोडक्शन या डिस्पोजल से जुड़ी कोई एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हो सकती हैं? हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। MOFs का लार्ज स्केल प्रोडक्शन अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। रिसर्चर्स सस्टेनेबल सिंथेसिस मेथड्स और रिसाइक्लेबिलिटी पे काम कर रहे हैं ताकि इनका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट मिनिमाइज किया जा सके। देखिए, लाइक एनी न्यू टेक्नोलॉजी, रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट इज की। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें तो ये ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG से सीधे जुड़ता है। मटेरियल साइंस कैसे एनवायरमेंटल चैलेंजेस के सॉल्यूशंस ऑफर कर सकता है, ये उसका उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। और इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए MOFs फ्यूचर में एनर्जी स्टोरेज और पोल्यूशन कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। निश्चित तौर पर। मेक सेंस। अब चलते हैं लिटरेचर की तरफ। 9 अक्टूबर को विनर अनाउंस हुए लाज़्लो क्रेस्नाहोर्काई, एक हंगेरियन नॉवेलिस्ट और स्क्रीन राइटर। हाँ, क्रेस्नाहोर्काई को उनके डेंस, कॉम्प्लेक्स और अक्सर थोड़े ब्लीक एपोकलिप्टिक स्टाइल के लिए जाना जाता है। उन्हें कभी-कभी मास्टर ऑफ द एपोकलिप्स भी कहा जाता है। अच्छा, मास्टर ऑफ एपोकलिप्स। हाँ, उनकी राइटिंग ह्यूमन एग्जिस्टेंस की फ्रिजिलिटी, मीनिंग की तलाश और अक्सर सोसाइटल कोलैप्स के कगार पर खड़े कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करती है। भाषा काफी डिमांडिंग होती है, लंबे सेंटेंसेस होते हैं, इंटेंस फोकस होता है। तो ये कोई हल्की फुल्की रीडिंग नहीं है, इसका लिटरेरी सिग्निफिकेंस क्या माना जाता है? सिग्निफिकेंस ये है कि वो कंटेम्प्रेरी एंग्जाइटीज और ह्यूमन कंडीशन की गहराइयों को बिना लाग लपेट के कन्फ्रंट करते हैं। उनकी रचनाएं पाठक को सोचने पर मजबूर करती हैं, भले ही वो अनसेटलिंग हो। ये प्राइज लिटरेचर की उस ताकत को रेखांकित करता है जो हमें अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स फेस करने और दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करती है। Understood. And finally, the Peace Prize announced on 10th October. ये मिला है मारिया कोरिना माचागो को। जी, मारिया कोरिना मचादो को ये सम्मान वेनेजुएला में डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए उनके पर्सिस्टेंट और करेजियस स्ट्रगल के लिए दिया गया है। उन्होंने ऑथोरिटेरियन रिजीम के खिलाफ पीसफुल ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी के लिए लगातार आवाज उठाई है। वेनेजुएला। हाँ, एक पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड एनवायरनमेंट में उन्होंने ऑपोजिशन को एकजुट करने की कोशिश की है। तो ये पुरस्कार उनके व्यक्तिगत साहस को सलाम करता है ना? हाँ, उनके व्यक्तिगत साहस और डेमोक्रेसी के प्रति उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट को तो करता ही है, बट इट ऑल्सो सिंबलाइजेज अ ब्रॉडर रिकग्निशन ऑफ स्ट्रगल्स फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड, अक्सर बहुत मुश्किल परिस्थितियों में। सही। ये दिखाता है कि कैसे इंडिविजुअल एक्शंस कलेक्टिव चेंज को इंस्पायर कर सकती हैं। यूपीएससी के इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से ये डेमोक्रेसी मूवमेंट्स और पॉलिटिकल ट्रांजिशंस के अध्ययन में एक रेलेवेंट केस स्टडी है।
इम्पोर्टेंटली हम यहाँ नोबेल कमेटी द्वारा बताए गए तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं, वेनेजुएलन पॉलिटिक्स पर कोई पक्ष लिए बिना। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। और इकोनॉमिक साइंसेस का प्राइज 13 अक्टूबर को अनाउंस होगा, तो इसका इंतजार रहेगा। नाउ ये ग्लोबल ऑनर्स हमें इंडिया के अपने कंट्रीब्यूशन की याद दिलाते हैं। भारत का नोबेल इतिहास भी काफी गौरवशाली रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। 1913 से लेके 2019 तक इंडिया के कुल 9 नोबेल लॉरिएट्स रहे हैं, और ये लिस्ट दिखाती है कि इंडियंस ने डाइवर्स फील्ड्स में ग्लोबल नॉलेज और प्रोग्रेस में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाँ, 9 लॉरेट्स कौन कौन है वो? हम इन्हें मोटे तौर पर साइंस एंड मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस और इकोनॉमिक्स में बांट सकते हैं समझने के लिए। अच्छा, हाँ। तो साइंस में कौन है? साइंस में देखें तो सबसे पहले आते हैं सर सीवी रमन, फिजिक्स 1930, जिन्हें रमन इफेक्ट की खोज के लिए प्राइज मिला। ये इंडिया में की गई रिसर्च के लिए पहला नोबेल था और इसने साइंटिफिक टेम्पर को बहुत बढ़ावा दिया। हाँ, रमन इफेक्ट तो स्कूल में पढ़ा है। बिल्कुल। फिर हरगोविंद खुराना, मेडिसिन 1968, वो इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे जिन्हें जेनेटिक कोड को डाइसिफर करने में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया। अच्छा। फिर सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, फिजिक्स 1983, इंडो अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट जिन्होंने स्टार्स के एवोल्यूशन, खासकर व्हाइट ड्वार्फ्स की लिमिट, जिसे चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, पर फंडामेंटल वर्क किया। और हाल ही में वेंकटरमन रामाकृष्णन, केमिस्ट्री 2009 को राइबोसोम के स्ट्रक्चर और फंक्शन पर उनके काम के लिए मिला, जो लाइफ के बेसिक प्रोसेसेस को समझने के लिए बहुत क्रूशियल है। ये तो साइंस में इंडिया की डीप एंगेजमेंट को दिखाता है, चाहे वो भारत में रहकर किया गया हो या डायस्पोरा द्वारा। अब लिटरेचर और पीस की बात करें। लिटरेचर में जाहिर है रविंद्रनाथ टैगोर 1913, पहले इंडियन और एशियन लॉरिएट जिन्हें उनकी पोएट्री गीतांजलि के लिए सम्मानित किया गया, गुरुदेव जिन्हें हम कहते हैं। हाँ, गीतांजलि। पीस में मदर टेरेसा 1979, जिनका जन्म मैसेडोनिया में हुआ पर कर्मभूमि भारत रही। उन्हें गरीबों और असहायों की सेवा के लिए प्राइज मिला। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की उन्होंने। और कैलाश सत्यार्थी 2014, जिन्हें बच्चों के अधिकारों और चाइल्ड लेबर के खिलाफ उनके दशकों लंबे संघर्ष के लिए मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। हाँ, कैलाश सत्यार्थी जी, उनका काम सोशल जस्टिस के फील्ड में भारत के ग्रास रूट्स एक्टिविज्म का एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है। बिल्कुल। और इकोनॉमिक्स में भी इंडिया का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। हाँ, इकोनॉमिक्स में भी 2 नाम है ना? जी हाँ, अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स 1998 को वेलफेयर इकोनॉमिक्स, सोशल चॉइस थियरी और फैमिन्स पर उनके काम के लिए प्राइज मिला। उनका काम पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को समझने और एड्रेस करने की पॉलिसीज पर दुनिया भर में इन्फ्लुएंशियल रहा है। हाँ, अमर्त्य सेन तो बहुत बड़ा नाम है। और सबसे रीसेंट अभिजीत बैनर्जी, इकोनॉमिक्स 2019, जिन्हें एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ ग्लोबल पॉवर्टी को कम करने के लिए एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, मतलब रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स RCTs डेवलप करने के लिए सम्मानित किया गया। अच्छा, RCTs वाला। हाँ, ये रिसर्च पॉवर्टी एलिविएशन स्ट्रैटेजीज को डिजाइन करने में एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग को बढ़ावा देती है, जो इंडिया जैसे देशों के लिए हाईली रेलेवेंट है। ये लिस्ट वाकई इंप्रेसिव है। ये सिर्फ इंडिविजुअल अचीवमेंट्स नहीं है, बल्कि ये दिखाते हैं कि कैसे भारतीय थिंकर्स और साइंटिस्ट ने ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने में अहम भूमिका निभाई है। एग्जैक्टली। आप देखिए, फंडामेंटल साइंस से लेकर फिलोसॉफिकल लिटरेचर, ह्यूमैनिटेरियन वर्क और ग्राउंड ब्रेकिंग इकोनॉमिक्स तक कितना वाइड स्पेक्ट्रम है। ये उपलब्धियां न केवल भारत के लिए गर्व का विषय है, बल्कि ये युवा भारतीयों को साइंस, आर्ट्स और सोशल चेंज में परस्यू एक्सीलेंस करने के लिए इंस्पायर करती हैं। इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज इंटेलेक्चुअल कैपिटल एंड इट्स पोटेंशियल। बिल्कुल। तो कुल मिला के नोबेल प्राइज सिर्फ एक सेरेमनी या अवार्ड मनी नहीं है। ये ह्यूमन इंजीन्यूटी, क्यूरियोसिटी, कंपैशन और प्रोग्रेस के रिलेंटलेस परस्यूट का एक तरह से सेलिब्रेशन है। हाँ, एल्फ्रेड नोबेल की वो लेगेसी, जो शायद एक नेगेटिव हेडलाइन के डर से शुरू हुई, आज दुनिया भर में नॉलेज, पीस और बेटरमेंट के लिए एक पावरफुल सिंबल बन चुकी है। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। आप क्या सोचते हैं, आपके अकॉर्डिंग किस कैटेगरी का नोबेल प्राइज आज के दौर में सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है? क्या वो पीस प्राइज है, लिटरेचर या फिर साइंस के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। You are watching UPSC Civil 360, the only UPSC channel you can just listen to. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।